जरा सोचिए, जमीन के नीचे बह रही है मिलियन डॉलर्स की ऑयल पाइपलाइन और कुछ लोग उस पाइप में छेद करके सरकार नहीं, सीधा सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज बात करते हैं साउथ कोरियन मूवी पाइपलाइन की। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन सिस्टम से। वहां कुछ लोग थे जो इन पाइपलाइंस में छेद करके तेल चुराते थे। इन्हें मोल्स कहा जाता था। एक दिन क्रिमिनल बॉस स्ट्रॉ ने फेमस ड्रिल बिट को इस काम के लिए बुलाया, लेकिन जियोब सेई नाम का एक आदमी ड्रिल बिट बनकर पहुंच गया। जैसे ही उसने पाइप में छेद करने की कोशिश की, लीक होने की वजह से जोरदार ब्लास्ट हो गया। सारे वर्कर्स बाहर निकल गए, लेकिन जियोब सेई की टांगें जल गईं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, तो इंस्पेक्टर मिनसिक ने ड्रिलिंग इक्विपमेंट देखकर समझ लिया कि ये फेमस ड्रिल बिट का काम है। उसने कॉलीग सांगवू के साथ मिलकर इस ड्रिल बिट को अरेस्ट करने का फैसला किया। उधर क्रिमिनल स्ट्रॉ ने फेक ड्रिल बिट भेजने के लिए डे हन को पीटा और असली ड्रिल बिट से मिलवाने को कहा। तब जाकर उसने डोली यानी असली ड्रिल बिट से बात की। अचानक पुलिस ने जियोब सेई और उसके साथी को ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्योंकि उनकी टांगों पर जलने के निशान नहीं थे, वो छूट गए। मिनसिक को यकीन था कि मोल्स फिर से तेल चुराने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने सांगवू के साथ इलाके की सारी खाली बिल्डिंग्स की जांच करने का फैसला किया। वहीं फेमस ड्रिल बिट डोली ने स्ट्रॉ से मिलकर उसका काम पूरा कर दिया जो अधूरा रह गया था। उसका काम देखकर स्ट्रॉ इतना खुश हुआ कि उसने एक और बिग डील के लिए उससे हाथ मिला लिया। कुछ घंटे बाद डोली की मुलाकात जियोन वू से हुई, जो उसे अगला काम देने वाला था। जियोन वू ने कहा कि उसे एक खाली बिल्डिंग को ऑयल टैंक से भरना होगा, क्योंकि 50 दिन बाद वो बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, इसलिए काम 30 दिन में पूरा होना चाहिए। बदले में उसे 2 मिलियन देने का वादा किया गया। उन्हें होटल की बेसमेंट में काम करना था, जहां डोली टीम का लीडर होगा। टीम में मिस्टर ना नाम का एक आदमी अंडरग्राउंड टनल्स में एक्सपर्ट था। उसके अलावा एक खुदाई करने वाला गेउन सब और वेल्डर जियोब सेई था, वही आदमी जो शुरुआत में फेक ड्रिल बिट बनकर गया था। काउंटर नाम की गर्ल रिसेप्शन पर नजर रखे हुए थी। अगर पुलिस आए तो उसका काम टीम को अलर्ट करना था। उन्हें आधा पैसा एडवांस में मिला था, लेकिन शर्त ये थी कि अगर काम पूरा होने से पहले कोई भी बाहर गया तो उन्हें बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। सबके फोन्स स्ट्रॉ ने ले लिए और सब तुरंत काम पर लग गए। उधर जियोन वू के सिर पर पहले ही काफी डेट था, लेकिन फिर भी उसने 50 मिलियन डॉलर और ले लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि काम पूरा होने के बाद वो तेल दुगने दामों पर बेचेगा। टीम ने टनल की शुरुआत कर दी थी, लेकिन वहां मिट्टी में लाइम ज्यादा होने की वजह से खुदाई करना खतरनाक था। इसलिए मिस्टर ना ने कहा कि उन्हें नए रास्ते से चलना चाहिए, लेकिन डोली ने कहा कि वक्त कम है, इसलिए उन्हें यहीं से आगे चलना होगा। दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन तभी ग्युन एसाब ने आइडिया दिखाने के चक्कर में एक वायर काट दी, जो जियोब सेई को इलेक्ट्रिक शॉक दे गई। गुस्से में जियोब सेई फाइट करने लगा, लेकिन डोली ने उसे शांत किया। फिर उसकी टांगों के निशान देखकर वो समझ गया कि जियोब सेई वो इम्पोस्टर है जो जगह जगह पर उसका नाम खराब कर रहा है। काफी खुदाई करने के बाद उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली। इसे नष्ट करना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन इससे काफी आवाज होगी जिससे उन पर शक हो सकता है। इसलिए उन्होंने जियोब सेई को ऊपर के कमरे में जोर जोर से म्यूजिक बजाने को कहा। जब सांगवू होटल में पहुंचा तो काउंटर ने नीचे अलार्म बजा दिया, लेकिन वायर टूटने की वजह से टीम को कुछ पता नहीं चला। सांगवू के आगे जाते ही काउंटर ने वॉकी टॉकी से उन्हें अलर्ट कर दिया। उन्होंने तुरंत सब छुपाना शुरू किया और ऊपर जियोब सेई ने गाना गाकर सांगवू का ध्यान भटकाया। जब तक सांगवू नीचे पहुंचा, वो सब सीवर रिपेयर का नाटक करने लगे। बाद में काउंटर ने तुरंत नीचे आकर अलार्म की वायर ठीक कर दी, लेकिन अचानक वहां एक ब्लास्ट हो गया, जिसे काउंटर और ग्योन सब टनल के अंदर फंस गए। बाकियों को लगा कि वो मर चुके होंगे, इसलिए जियोब सेई ने डोली को एडवांस पैसे लेकर भागने की सलाह दी, लेकिन मिस्टर ना ने हार नहीं मानी और उन्हें बचाने के लिए फिर से खुदाई करने लगा। वो भी अंदर से खुदाई कर रहे थे। आखिरकार काउंटर और ग्योन सब जिंदा थे और किसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब रहे। कुछ समय बाद डोली को फिर से अलार्म की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि जियोब सेई पैसों के साथ भाग रहा था। डोली ने उसे रोका और पीटने लगा।
आखिरकार मिस्टर ना ने किसी तरह उन्हें कंट्रोल किया। जियोप्साई ने बताया कि उसके बेटे की बीमारी के इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। यह सुनकर मिस्टर ना ने डॉली को उसे माफ करने को कहा, लेकिन तभी डॉली को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने जाकर देखा कि काउंटर ने ही वो अलार्म बजाया था, क्योंकि वो कैमरास के जरिए उनकी टीम पर नजर रखे हुए थी। वो पल पल की खबर जियोनवू को दे रही थी। इस वक्त जियोनवू खुद पहुंचा और उन पर गुस्सा करने लगा। हालांकि कोई भागा नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरा मौका दिया गया, लेकिन अब उनके पास काम खत्म करने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे थे। साथ ही जियोनवू के गुंडों ने जियोप्से को भागने की कोशिश करने के लिए बुरी तरह पीटा। आखिरकार जियोनवू ने उसे एक फोन देकर कहा कि अब से जियोप्से को काम की सारी खबर उस तक पहुंचानी होगी। उधर काम पर मिस्टर ना बार बार खांस रहे थे। जब सबने उनसे पूछा तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। दूसरी ओर पुलिस मेटल डिटेक्टर्स की मदद से उन्हें खोजने की कोशिश कर रही थी। उन्हें जहां भी कुछ मिलता वो जमीन की खुदाई करने लगते। जब काउंटर ने ये सब कैमरास में देखा तो उसने तुरंत अलार्म बजा दिया ताकि टीम टनल से सामान लेकर बाहर निकल जाए। जैसे ही डॉली कुछ चीज लेने भागा, पुलिस वालों की खुदाई की वजह से वहां गैस लीक हो गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर मिस्टर ना मास्क लगाकर उसे बचाने पहुंचे। वहीं काउंटर ने देखा कि पुलिस वापस लौट रही है, क्योंकि खुदाई से गैस पाइप्स टूट रही थी। कुछ समय बाद मिस्टर ना ने डॉली को बताया कि आज उसकी पत्नी का ऑपरेशन है और उसका वहां होना बेहद जरूरी है। लेकिन डॉली और काउंटर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खत्म नहीं करना चाहते थे। हालांकि शाम को डॉली का मन बदल गया और उसने मिस्टर ना को टनल के जरिए चुपके से हॉस्पिटल पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त जियोप्से ने उन्हें देख लिया। उसने मिस्टर ना के साथ जाने की बात कही, क्योंकि वो भी अपनी टांगों का इलाज करवाना चाहता था। काउंटर ने कैमरा से उन्हें भागते हुए देख लिया, लेकिन उसने जियोनवू को बताने की बजाय पुराना वीडियो चला दिया। जियोनवू को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसी वक्त जियोप्से ने उसे मैसेज करके सब सच बता दिया। उधर वो तीनों टनल के रास्ते हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन मिस्टर ना की पत्नी पहले ही मर चुकी थी। दूसरी ओर पुलिस को खेत में कंस्ट्रक्शन का मलबा मिला, जिसमें सांगवू की नजर होटल के फ्लोर के पीसेस पर गई। वही मिनसिक भी होटल की जांच करने के लिए निकल गया। उधर जियोप्साई हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाने के लिए रुक गया और डोली मिस्टर ना के साथ लौट आया। लेकिन जियोनवू अपने गुंडों के साथ पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर ना ने अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताते हुए उससे दया की भीख मांगी, लेकिन जियोनवू उसे बेरहमी से मारने लगा। ये देखकर डॉली ने उसके लिए काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन जियोनवू ने धमकी दी कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो लोग उसकी मां को मार डालेंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वापस काम पर लग गए। साथ ही काउंटर को भी सजा के तौर पर उनके साथ भेज दिया गया। फिर बिना रुके काम करते हुए मिस्टर एना की तबीयत काफी खराब हो गई, इसलिए वो सब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन स्ट्रॉ के आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। डॉली ने गैस टैंक से आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी जियोनवू अपने हथियारबंद गुंडे लेकर वहां आ गया। मिस्टर ना ने उससे गन छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में गोली चल गई और मिस्टर ना मारा गया। जब डॉली ने उस पर हमला किया तो जियोनवू ने उसे भी एक गोली मार दी। तभी मिनसिक और सांगवू होटल पहुंचे, लेकिन अलार्म बजने की वजह से गुंडे पहले ही फरार हो गए थे। जब डॉली की आंख खुली तो उसने देखा कि गोली तो उसकी वॉच में लगी थी। फिर वो काउंटर और ग्यून साहब के साथ टनल के रास्ते से भाग निकला। होटल में ड्रिल देखकर मिनसिक को यकीन हो गया कि ये काम जरूर ड्रिल बिट का ही है। उधर जियोनवू ने हॉस्पिटल में जियोप्साई को फोन करके कहा कि उसे हर पल की खबर देता रहे, लेकिन तब तक पुलिस हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हालांकि डोली आकर जियोप्साई को भगा ले गया। अब जियोनवू से बदला लेने के लिए डोली ने उसे तेल बेचने का जाल बिछाया। जियोनवू तेल के बदले 5 मिलियन देने को राजी हो गया। फिर डोली ने जमीन में छेद करके उसके ऊपर टैंक रखा और काउंटर ने टनल की दीवार पर कैमरास लगा दिए। उधर जियोप्साई ने सारी खबर पहुंचा दी, लेकिन डोली ने उसे गद्दारी करते हुए देख लिया। उसने ये भी देखा कि मिनसिक और सांगवू उसकी फोन लोकेशन का पीछा करते हुए इस इलाके में आ पहुंचे थे। डोली ध्यान भटकाकर उन्हें जंगल में ले गया और वहीं जियोप्साई ने हर जगह कैमरा लगा दिए ताकि जियोनवू पर नजर रख सके। पुलिस वालों से बचकर डोली वापस लौटा और तेल चुराने के काम में जुट गया। काउंटर ने देखा
कि पुलिस वाले फिर से आ रहे हैं, लेकिन वो काम बीच में नहीं रोक सकते थे, नहीं तो पाइप का प्रेशर खराब हो जाता। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने एक और दीवार खोदने का फैसला किया। वहीं डोलिये ने पूरी ताकत से पाइप खोलकर जियोन वू की फैक्ट्री तक तेल पहुंचाना शुरू कर दिया, जहां जियोन वू के खरीदार मौजूद थे। फिर डोलिये ने उसे फोन करके कहा कि उसे बाकी का तेल पैसे मिलने के बाद ही मिलेगा। उधर पुलिस वाले गलत दीवार के आसपास ही चक्कर काटते रहे और बेचारे संगवू की टांग टूट गई। लेकिन हॉस्पिटल में मिनसिक को फिर से किसी ने नई खुदाई की फोटो भेज दी। उधर जियोबसाए फिर से उन्हें धोखा देकर तेल की पाइप खोल रहा था, पर डोलिये ने उसे रोक दिया और उनका कैमरा भी नष्ट कर डाला। उसे बांधने के बाद डोलिये ने जियोन वू से मिलकर उसे पाइप चालू करना सिखाया, लेकिन उन्हें पैसे देने की बजाय जियोन वू ने उन्हें गुंडे बुलाकर पिटवा दिया और सारा तेल मुफ्त में रख लिया। अब जियोबसाए ने अपनी रस्सियों को खोलकर डोलिये की भी भागने में मदद की। बाहर से डे हान ने गुंडों से भरे ट्रक को उल्टा कर दिया। फिर काउंटर और ग्यून सब ने टनल से बाहर आकर पैसे खोज निकाले, लेकिन डोली अभी भी टनल में जियोन वू के सिर पर गन रखे हुए था। इस वक्त मिनसिक वहां पहुंचा, इसलिए डोली ने उसे जियोन वू को गिरफ्तार करने को कहा और खुद मौका देखकर वहां से भाग निकला। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचा, स्ट्रॉ ने उसकी टीम को बंदी बना लिया था। फिर उन सबको लेकर पाइप रूम ले जाया गया, जहां मिनसिक भी कैद में था। अब जियोन वू ने पाइप चालू करके अपने टैंक्स भरने शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही एक बॉम्ब भी लगा दिया। उसने अपना असली प्लान बताते हुए कहा कि उसने सारी पाइपलाइन में बॉम्ब्स लगा दिए हैं और उनके फटने से शहर में तेल की बहुत कमी हो जाएगी। इसी का फायदा उठाकर वो अपनी कंपनी का तेल हाई रेट्स पर बेचेगा। अब उनके जाते ही डोलिये ने चुपके से वेल्डिंग मशीन को धक्का मारा और काउंटर के लाइटर की मदद से अपनी रस्सी जला दी। आजाद होकर उसने बॉम्ब निकालकर एक खाली टैंक में फेंक दिया और खुद टनल के पानी में कूद गया ताकि वो ब्लास्ट से बच सके। उधर बाहर जियोन वू ने बटन दबाया, लेकिन ये क्या, हर टैंक से सिर्फ पानी आ रहा था। एक्चुअली जियोबसाए ने पहले ही चुपके से वाल्व्स बदल दिए थे ताकि टैंक्स के अंदर तेल की जगह सीवर का गंदा पानी चला जाए। गुस्से में जियोन वू अपने गुंडों के साथ उन्हें मारने आ पहुंचा और जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। आखिरकार डोलिये उसे मारने ही वाला था कि मिनसिक ने उसे एक मर्डरर बनने से रोक लिया। अंत में पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और 3 साल बाद डोलिये ने अपनी दुकान खोली। अब उसने सोच लिया था कि वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और सही तरीके से पैसे कमाएगा। लेकिन जब मिनसिक उससे मिलने आया तो वो फिर से खुदाई करते हुए मिला और उन्होंने कहा कि वो तो बस सीवर ठीक कर रहे थे। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। ये कहानी हमें बताती है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी इंसानियत, दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसा ही वो सबसे बड़ा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। डोलिये और उसकी टीम ने जो किया वो कानून की नज़र में गलत था, लेकिन शायद उनकी दुनिया में अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना ही सबसे सही काम था। उन्होंने तेल नहीं चुराया, बल्कि जियोन वू जैसे एक राक्षस से उसका गुरूर छीन लिया। जिंदगी में हम सब किसी न किसी पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं, कोई सपनों की, कोई रिश्तों की, तो कोई जिम्मेदारियों की। बस ये हम पर है कि हम उससे कुछ चुराते हैं या उसे और मजबूत बनाते हैं। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।